दो बच्चों, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बताओ, क्लास शेयर करो। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक की सीरीज आ चुकी है बच्चों, और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए हैं अभी तक 2011 से लेकर के 2022 तक, वो सारे के सारे यहाँ पे करवाऊंगा। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाओ ताकि अपनी ये क्लास फौरन स्टार्ट हो जाए। और सब्जेक्टिव भी होगा, ऐसा नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग? एक बार जरा सा वीडियो शेयर कर दो यार मेरे लिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर दो। ओके गुड। चलो बच्चों जुड़ जाओ फटाफट। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, सभी लोग खुश रहें। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे आज हम लोग मैथमेटिक्स का, और ये देखेंगे 2022 है ना। मैथ फर्स्ट सीटिंग, ठीक, फर्स्ट सिटिंग 2022 इसका देखने वाले हैं। ठीक है। अब आप देखना कि कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है बच्चों। पहला सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताएं। 64 के अभाज्य गुणनखंड में आपने 2 का घातांक बताना है। तो 64 को आप तोड़ोगे 2 से तो 32 आएगा, 2 से तोड़ोगे तो 16, 8, 4, 2 और 1। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। ये क्या, एक बार मुझे ऐसे कर लेने दो। 2 से लगाया 32 हुआ, 2 से लगाया तो कितना हो गया? 16 हो गया, फिर 2 से लगाया एक और आएगा। तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इस 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 6। केवल घातांक पूछा था, आप 2 नहीं पूछा था, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 6। तो 6 हो जाएगा आंसर बच्चों। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है। देखो बच्चे, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू क्या? क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीएम ऑफ पी क्यू एंड एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू व्हाट? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छे, क्या बात है, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है कि इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू क्यू, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहां पर पहली दूसरी ना कर करके P और Q कर दिया है। तो 2 सवाल किए, दोनों आपको आता था। तीसरा प्रश्न पूछा है बच्चों कि किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। किसी भी बहुपद का जो घात होता है बच्चों, वो कैसा होता है? भिन्न संख्या होता है, ऋण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि पूर्ण संख्या होता है। 0 हो सकता है, माइनस में नहीं जाएगा, और भिन्न नहीं हो सकता। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 3 सवाल, तीनों सही। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है, इसका आलेख कैसा होता है? देखो बच्चों, ये पूछा गया है कि ax² प्लस का कितना है बच्चों? तो bx, और प्लस का कितना है? c इक्वल टू 0, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर हम इसका एक ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ किसके जैसा होगा? ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन है वृत्त के जैसा होगा, परवलय के जैसा होगा, सरल रेखा होगा, या तो फिर अति परवलय के जैसा होगा। अंकित यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि यह परवलय के जैसा होगा। कैसा होगा बच्चों? परवलय के जैसा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें अब। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा रुक जा रहा है ना, वो इशू है बच्चों, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चलते रहता है, कभी कभी आ जाता है, अब क्या करोगे। ठीक है, गुड, बढ़िया। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने। अच्छा, एक चीज और मुझे बताना था, अभी अभी आप लोगों को बताना था, वो ये कि आप लोग अगर देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ अभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सबसे ऊपर में एक लिंक दिया हुआ है, लिखा हुआ SR Edu हब। आपने ना उसको इस तरीके से खोलना है और खोल करके सब्सक्राइब मार देना है। सबसे पहला ले, मेरे से पहले 4 सब्सक्राइब कर दिया। किसने कर दिया रे? मेरे बताए बिना मार दिया। हाँ यार, तुम लोगों ने मेरा सस्पेंस खत्म कर दिया। हाँ, तो SR Edu हब जो मैंने देने का वादा किया था कि आप लोगों को दे दूंगा,
परिधि सुमन पहले मार दिए, अच्छा। चलो, तो ये चैनल है, यहीं पे मैं आप लोगों को दूंगा, वहाँ पर शॉर्ट्स भी दूंगा और क्वेश्चन आंसर दूंगा, ठीक है बच्चों। और वो चैनल जो होगा ना, वो मेरा नहीं होगा, मेरे बच्चों का होगा। वहाँ पर कुछ वैसे बच्चे जो होशियार हैं, बढ़िया हैं, जो पढ़ा सकते हैं, वो भी आकर के वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, ठीक। हाँ, तो उसको मतलब मैं आप लोगों के लिए बनाया, मैंने, मेरा यही है था। चलो बच्चों, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। प्रश्न है कि 2 और 8 एक शून्यक है, 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितनी होगी? मतलब एक ऐसा बहुपद जिसका शून्यक 2 और 8 आए, ऐसा कितने बहुपद हो सकते हैं? बताओ बच्चों। एक बहुपद हो सकता है ऐसा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो फिर अनगिनत हो सकता है। जल्दी बताओ बच्चों, कैसे, कितना हो सकता है, बताओ। अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बच्चों? अनंत हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, ठीक ना। जितना मर्जी उतना, जिसका शून्य कितना है, 2 और 8 आए, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2, तुम लोग इसका मतलब आंसर देख करके बोल रहे हो, है ना। आंसर में 2 दिया हुआ है क्या? मुझे देखना पड़ेगा। बहुत सारे हो सकते हैं भाई, जिसका शून्यक 2 आए और कितना आए, 8 आए। चलो, अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हैं तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा? किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और 6 है, तो आपने बताना है कि वो बहुपद कौन सा है। तो देखो बच्चे, बहुपद इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस दे करके अल्फा प्लस बीटा, यानी 6 और 2 8 एक्स, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या, कितना, 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, ठीक है क्या? बढ़िया। देखो, सारे प्रश्न तो आप लोग खुद से लगा लेते हो जी, सारे के सारे प्रश्न खुद से लगा लेते हो। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई प्लस 55, इसके शून्यक कैसे होंगे? देखो, बाई स्क्वायर प्लस 16 बाई और प्लस 55 आपसे पूछा गया है कि इसका शून्यक कैसा होगा। प्रश्न यही है, बाई स्क्वायर प्लस 16 बाई प्लस 55। ऑप्शन है दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, या तो समान होगा। जल्दी बता दो बच्चों, कैसा होगा इसका शून्यक? हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, 11 पचे 55, है ना। तो एक संख्या रहा 11 और दूसरा संख्या रहा 5। आपको क्या करना है, चिन्ह बदल देना है और फिर इसके बाई स्क्वायर के साथ जो गुना में है उससे भाग लगा देना है। तो ये रहे आपके शून्यक, -11 -5, यानी दोनों ऋणात्मक, ठीक। क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों ऋणात्मक। ये आप लोगों को मैंने सिखाया है, ट्रिक दिया है कि किस तरीके से आप फौरन, मतलब विद इन 5 सेकेंड आप किसी भी द्विघात बहुपद का क्या कर सकते हो, शून्यक निकाल सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चों कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का k, क्या है बच्चों कि 2x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का k है। आपसे यह कहा गया है कि इसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो k का मान बताइए। ये जो बहुपद दिया गया है, इसका जो भी शून्यक रहा होगा वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है बच्चों। तो फिर आपने बताना है कि k का मान क्या होगा, बताओ। जल्दी, k का मान क्या होगा, -2। अच्छा, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा? बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि समझ ना आए, तो बताइए आप लोग। हाँ जी, देखो बच्चे, अगर ऐसा है, दो संख्या है और वो एक दूसरे का उल्टा है। मान लो कि एक संख्या 5/2 है, तो इसका उल्टा कितना होगा, 2/5 होगा। और जब आप इसको गुना करोगे ना, तो ये एक दूसरे को कट कर करके 1 दे देगा। यानी व्युत्क्रम संख्याओं को अगर आप गुना करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये एक ऐसा बहुपद है जिसके शून्यकों का जो गुणनफल है ना, वो 1 है। उसने ये बात बोल करके मतलब नहीं दिया आपके सामने, बल्कि कह दिया कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब आपके पास इतनी बुद्धि रहेगी तब समझोगे कि उसका गुणनफल बनाएगा, यानी कि इसके शून्यकों का गुणनफल 1 है बच्चों। तो दिया गया है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए होता है। तो c और डिवाइडेड बाई ए, एक c के जगह पर माइनस का k है, तो हो जाएगा माइनस का k डिवाइडेड बाई ए के स्थान पर कितना है बच्चों, 2 है, इक्वल टू कितना है, तो 1 है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कहोगे ये वाला माइनस हमने दूसरी तरफ भेजा दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, -2। k इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
अरे मुझे पता है कि आज छठ है, बहुत सारे बच्चे जाएंगे, कोई बात नहीं बच्चे, जिसको जाना है जाओ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा ऐसे ही। अगला प्रश्न है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 12, ये एक बहुपद है जिसका नाम है px। ये एक बहुपद है बच्चों। आपसे कहा गया कि p1 का मान बताइए। क्या मैंने ये नहीं सिखाया है बच्चों? हाँ, इसे तो मैंने क्रैश कोर्स में भी सिखाया है यार। हाँ जी, क्रैश कोर्स में भी सिखाया है इसे। P1 का मान पूछ रहा है, बता दोगे बच्चों? हाँ, जल्दी बता दीजिए जरा P1 का मान कितना आ रहा है। तो x के स्थान पर 1 रख दो, वही P1 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 5 रहेगा, और माइनस का 12। देखो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 6 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ये आपका आंसर है, माइनस 12 में से 6 जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? माइनस का 6, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि युग्म समीकरण का हल 2x प्लस 4y इक्वल टू 3। देखो यहां पे एक समीकरण का युग्म दिया हुआ है कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। दूसरा जो समीकरण है बच्चों वो दिया हुआ है, कहां चला गया, 12y प्लस 6x इक्वल टू 6। 12y प्लस 6x इक्वल टू 6। आपसे पूछा कि इसका हल कैसा होगा। ऑप्शन है इसका कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा, दो हल होगा, या अनगिनत हल होगा। बताओ बच्चों, कोई हल नहीं, एक हल, दो हल, या अनगिनत हल, बताइए। कोई हल नहीं, ओके। ज्यादातर बच्चों का कहना है कि कोई हल नहीं, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अनगिनत हल होंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला बात, ये जो चीज है ना वो आगे पीछे जो हो रखा है, पहले इसको सही करें। तो देखो इसको सही कैसे कैसे करेंगे, ये 6x को पहले लिख देते हैं, 12y को बाद में लिख देते हैं, और इक्वल टू 6 है रहने देते हैं, और इसको मिटा देते हैं। वही समीकरण को हमने ऐसे लिखा। अब a1/a2 करोगे 2/6 होगा, यानी कि कितना, 1/3 होगा। b1/b2 करोगे तो 4/12 होगा, यानी कि 1 कितना होगा, 3 होगा। और C1/C2 करोगे तो 3 कितना होगा, 6 होगा, यानी कि 1/2 होगा। तो ये दोनों बराबर है और ये नहीं बराबर है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों, कोई हल नहीं। ठीक, ये आपको करने आना चाहिए, इसका कोई हल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, बढ़िया। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक, और चौथा है मानक विचलन। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब है कि औसत मान कौन नहीं देता है। तो पद विचलन या मानक विचलन जो है ना, वो औसत प्रवृत्ति नहीं है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। पद विचलन तो कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, मानक विचलन जो है या पद विचलन जो है, ये क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। अभी मैंने माध्य माध्यिका बहुलक नहीं पढ़ाया है ना तुम लोगों को, मैथमेटिक्स में इसको पढ़ा दूं क्या, किस टाइम पे पढ़ाऊं इसे, इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चों। अभी मैंने इसे नहीं पढ़ाया। देखो कितने सारे प्रश्न है। पहला प्रश्न तो आप लोगों ने देख लिया। दूसरा प्रश्न है एक ये है बच्चों, 14 15 13 16 14 15। देखो 14 15 13 16 14 15, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है, 17 13 15। देखो 17 13 15। अब आपसे कहता है कि बताओ इसका बहुलक कौन है, इसका बहुलक कौन है बच्चों। तो बहुलक किसको कहते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? बहुलक किसको कहते हैं बच्चों? तो बहुलक उसे कहते हैं किसी भी आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आने वाला जो संख्या है वही बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बार 15 आ रहा है, मेरे ख्याल में 3 बार आ चुका है, तो 15 बहुलक है। ठीक, इसको करवा देना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स को। ये माध्य माध्यिका और बहुलक, यही 3 चीज बचा हुआ है, इसको भी करा देते हैं। थोड़ा सा थ्योरम बचा हुआ है, उसको भी करा देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बच्चों, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सबको जोड़ दीजिए और जोड़ करके 5 से भाग लगा दीजिए, यही माध्य होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 गुने 6/5। आंसर कितना, 6 आएगा क्या? हाँ, अब मैंने ये कहां से लिखा, तो ये प्रथम ये n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक, देखो ऐसे देखते हैं, ये मैंने ठीक लिखा था।
अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 कौन लिखेगा? हाँ, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 भी तो होता है। हाँ, 2 छूट गया था, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 3 आएगा। सही है क्या? बढ़िया। आपको ऐसे नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। 5 4 9 3 12, 12 और 3 कितना? 15, 15/5। आप इसे कैंसिल कर दें, आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने। प्रश्न है कि 8 12 7 14 6 13 15। देखो 8 12 7 14 6 15 13, आपसे कहा यह गया कि इसका माध्यक बताओ, और बुद्धि इतनी ही तेज होनी चाहिए कि एक बार जिसे पढ़ लेना वो याद हो जाए। जैसे कि एक बार पढ़ा, ये कितना डिजिट है? मेरे ख्याल से 15 डिजिट तो होगा। हाँ, याद कर लेना है। और ये बुद्धि मुर्गा बनने से आता है। आप मुर्गा बनिए डेली सुबह सुबह, आपका दिमाग एकदम एकदम तेज हो जाएगा, भना भन करेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो सबसे पहले क्या करना है, इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 हो जाएगा, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है तो 12 हो जाएगा, 12 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14 हो जाएगा, 14 के बाद 15 हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या में बीच वाला जो होता है वो माध्यक होता है, यानी माध्यक हमारा कौन है? 12 है। ठीक, हाँ, डेली सुबह सुबह उठ करके मुर्गा बना करो, कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट अगर नहीं बन पाते हो शुरुआत के दिनों में, तो आप क्या करो, 3 मिनट तो मुर्गा जरूर बनो। मैं बहुत बना हूं अपने जीवन काल में खुद से सुबह सुबह उठ करके मुर्गा बन जाते थे। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है? माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, मतलब यह है बच्चों कि 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, ये किसके बराबर होता था बच्चों? तो ये बहुलक के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक ना, कि बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, गुड, बढ़िया। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ। अब क्या ये नहीं बता पाओगे कि ए भुजा है किसी समबाहु त्रिभुज का, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताओ। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ए का ए स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है √3/2 ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है √3/4 ए स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 1/2 ए स्क्वायर। बताओ बच्चों। √3/4 ए स्क्वायर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, तो फिर बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। मतलब दोनों के क्षेत्रफलों में क्या रिश्ता होगा? बात समझ में आया बच्चों? देखो, वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, तो आपने बताना है कि दोनों के क्षेत्रफल में क्या रिश्ता होगा, बताइए। ये बढ़िया सवाल है भाई। दोनों 88, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? कौन बड़ा कौन छोटा, ये पूछा गया कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ, दोनों 88 ठीक है। तो देखो बच्चे, अगर हम वर्ग की बात करें तो भुजा नहीं, ये दिया हुआ है ना, परिमाप दिया हुआ है, तो 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा इज इक्वल टू 88 दिया हुआ है। तो ये से ये कितनी बार में जाएगा? 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी कि भुजा इज इक्वल टू कितना आ गया? 22 आ गया। अब मुझे आप बताओ कि क्षेत्रफल कितना होता है? तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 22 का स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 484 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम वृत्त की बात करें तो 2πr, ये होता है परिधि, और परिधि दिया हुआ है 88। अब देखो ये रहा 44, तो 44 दूनी 88, ठीक है ना बच्चों? तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालने को कहा जाए तो 22/7 यानी कि πr², तो 14 गुने 14। अब ये से ये कट जाएगा, 2
बार में, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। अब 28 को गुना किससे करना है 22 से। अब इतना तो आप जान लो कि जब हम 22 को 22 से गुना किए थे और जब हम 22 को 28 से गुना करेंगे तो ये वाला तो बड़ा रहेगा ना भाई, ये बड़ा रहेगा, ये 2 पीस 22 का गुना है और ये एक 22 और एक 28 का गुना है ना। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त बड़ा होगा किससे, वर्ग से। ये रिश्ता सही है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। कर लोगे बच्चों, वर्ग छोटा होगा ये भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे, हाँ गुड। तो इस तरीके का प्रश्न भी एग्जाम में बनता है, तो आप लोग करना इसको। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो ये है कि किसी घन का प्रत्येक किनारा a है तो उसका विकर्ण कितना होगा। किसी घन का प्रत्येक किनारा जो है वो a है तो आपने बताना है कि उसका विकर्ण कितना होगा। बताइए, घन का प्रत्येक किनारा a है तो उसका विकर्ण कितना होगा, √3a। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, √3a। गुड, √3a, बढ़िया। जो विकर्ण होता है बच्चों घन का वो होता है √3 इंटू किनारा, और किनारा के स्थान पर a लिखेंगे तो √3a। ओके, अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा। देखो बताओ, ये भी कोई पूछने वाली बात थी। एक ऐसा शंकु जिसका त्रिज्या r हो, ऊंचाई h हो, तो आपने बताना है कि उसका आयतन कितना होगा। बताइए जरा। देखो बच्चों, मतलब जो मैंने फॉर्मूला वाला वीडियो करवाया है ना, मान के चलो कि उससे एकदम डायरेक्ट 15 से 20 नंबर आएगा केवल फॉर्मूला से। 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं, चुन चुन के उसमें फॉर्मूला लिखा गया है बच्चों, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक ना। क्षेत्रफल पहले वृत्त का, क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का कितना है तो 4/25 है। 4:25 बोला था तो अनुपात का मतलब बटा होता है। हमसे पूछा गया कि R1 यानी त्रिज्याओं का अनुपात निकाले। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात निकालने को कहे बच्चों, तो सीधा सीधा इसका वर्गमूल निकाल दिया करना, 2/5, यानी कि 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा वर्गमूल निकाल देना। और अगर त्रिज्या का दिया रहे और क्षेत्रफल का पूछे, देखो जब हम क्षेत्रफल से त्रिज्या पर आएंगे तो वर्गमूल करके आएंगे। कैसे करके आएंगे बच्चों, वर्गमूल निकाल के। और जब कभी त्रिज्या से हमको क्षेत्रफल पे जाना रहे तो वर्ग करके जाएंगे। मान लो कि ये दिया हुआ रहता कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं, तो इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 25। ये आप लोग जरूर लिख लेना कहीं पे, ये ट्रिक है मेरा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? सारे बच्चों ने सही बना लिया है यार, दिक्कत क्या होगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n है तो इसका सार्व अंतर कितना होगा। देखो एक समांतर श्रेणी है और इसका एक जनरल सा पद जो nवा पद है ना बच्चों, जिसको हम an कहते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 13-2n। अब आपसे यह कहा गया है कि इसका सार्व अंतर बताओ। सार्व अंतर बता दोगे? कैसे निकलेगा, पहला पद निकालो ना भाई। पहला पद कैसे निकलेगा, तो a1, n के जगह पर 1 रखो, तो 13 - 2 इकाई 2, तो कितना आंसर आया, 11। ठीक, a2 निकालो तो कितना हो जाएगा, 13 - 2 दूनी 4, तो कितना आया, 9। अब देखो बच्चों, जब भी हम लोग ये करते हैं सार्व अंतर निकालते हैं तो सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 9 में से 11 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -4। कितना आंसर आएगा बच्चों, 9, 2, 11 होता है ना, तो -2। आई एम सो सॉरी बच्चों, कितना आंसर आया, -2। गुड, बढ़िया। थोड़ा सा नेटवर्क आगे पीछे हो रहा है, मैं देख रहा हूं। हाँ बच्चों, तो अभी तक जो भी बच्चा यहां पर है, पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब कर करके जुड़ जाओ। और जो बच्चा अभी तक SR EDU हब को नहीं किया है ये सब्सक्राइब, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर लिंक है, आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला वीडियो मैं अभी दे रहा हूं, एक छोटा सा इंट्रो रहेगा 1-1.5 मिनट का, मैं उसमें दिखूंगा और उसके बाद शायद फिर उसमें कभी ना दिखूं, केवल उसमें मेरा वॉइस रहेगा। ठीक, और भी जो बहुत सारे टीचर रहेंगे उनका वॉइस रहेगा। ठीक है बच्चों,
चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, दो वृत्तों, अच्छा ये हो गया। अच्छा समांतर श्रेणी का, एक समांतर श्रेणी है 126, 120, 114। देखो ये श्रेणी है बच्चों, कहां पर लिखूं, 126, 120, 114, ये एक समांतर श्रेणी है। तो आपने बताना है कि इसका कौन सा पद जीरो होगा, पद क्या संख्या बताना है, या हाँ कौन सा पद जीरो होगा, जल्दी से कर लोगे। एक नंबर का प्रश्न है, अच्छा है थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एक नंबर भी एकदम मुफ्त का मिल जाता है ना, तो हमको मजा नहीं आता उस नंबर में। 22वां पद होगा, क्या बात है, बढ़िया। 22वां पद, तो सारे बच्चों ने 22वां कहा है, तो मैं मान लेता हूं कि 22वां पद ही इसका जीरो है। ओके डन। तो देख रहे हो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 25 सवाल के करीब किया है और 25 में 25 का सही आंसर दिया है आप लोगों ने। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी बराबर 90 है, ए बी बराबर 12 है, बीसी बराबर 5 है, एसी बराबर 13 है, तो साइन सी किसके बराबर होगा। देखो बच्चों ऐसा है कि एक समकोण त्रिभुज है एबीसी और कहा यह गया है इसमें कि कोण बी जो है, ये जो बी है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसको ए बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। कुछ और आंकड़े भी दिए गए हैं, क्या दिया गया है बच्चों, कहा या ये गया ए बी बराबर 12, बीसी बराबर 5, ए बी बराबर 12, बीसी बराबर 5, ए सी बराबर 13। तो हमसे ये कहा गया कि बताओ साइन सी का मान कितना होगा, मतलब सी के अनुसार, इसके अनुसार हमें देखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके अनुसार लंब कौन हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा लंब, ठीक। कोण के सामने वाला जो होता है वो लंब कहलाता है और सबसे लंबा वाला कर्ण होता है ए सी। तो ए बी हो जाएगा 12 और ए सी हो जाएगा 13। तो अंतर कितना होगा बच्चों, 12/13। इतना सिंपल, बढ़िया है, गुड। अगला प्रश्न बच्चों आप लोगों के सामने, प्रश्न यह है कि अगर cos थीटा बराबर p है तो tan थीटा का मान बताएं। देखो बच्चों दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर p है, तो आपने बताना है कि tan थीटा का मान कितना होगा, बताइए। कितने बच्चे कर लेंगे। देखो इसको करने का दो तरीका है, एक तो यह है कि लंब, आधार और कर्ण के सहायता से करें, और दूसरा यह है कि हम लोग त्रिकोणमिति का थोड़ा सा ये करें, मतलब जो फॉर्मूला वगैरह हम लोग पढ़े हैं ना उसका इस्तेमाल करें। देखो बच्चों तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। बहुत अच्छे, cos थीटा का मान जानते हैं लेकिन sin का नहीं जानते, तो sin को भी cos में बदल देते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और बटे का cos थीटा, है ना बच्चों। अब देखो अब हम सबका मान जानते हैं, 1 cos का मान है p, तो उसका स्क्वायर, बटे में क्या है cos थीटा, तो इसका मान है p, यानी √1 माइनस पी स्क्वायर बटे पी, ये हमारा आंसर है। कर लोगे। मुस्कान खान बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन बेटा नीचे में पी लिखो, बी नहीं, ठीक है। हाँ जीनियस एसआर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, निशु ने सही जवाब दिया है। ओके, एग्जाम में रफ कहां करोगे, पीछे, सबसे पीछे, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों कि 1/sin थीटा किसके बराबर होता है। देखो केवल फॉर्मूला, अब ये जो फॉर्मूला वाला जो मैंने ये दिया है आप लोगों को, वीडियो दिया है, अगर आप उसे देख लेते हो तो क्या नहीं कर लोगे, 1/sin थीटा, बताओ यार 1/sin थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, क्या होगा कॉसेक थीटा, ठीक है। अरे नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना, क्या दिक्कत है। अगला प्रश्न है बच्चों कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, बताओ। देख लो पिछली बार पूछा गया है, कोई बहुत ज्यादा पुराना बात नहीं है, पिछली बार एकदम जस्ट पिछली बार पूछा गया है, और ये नहीं कि पिछली बार वालों का किस्मत सही था, आप लोगों का भी यही होगा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो सेक थीटा गुने कॉस थीटा कितना, 1। मैंने नहीं कहा था क्या कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या होता है। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसके लिए यही पहाड़ है, और जो पढ़ के गया उसके लिए पहाड़ भी क्या है, कंकड़ के समान है बच्चों। कर लोगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि कॉट थीटा बराबर अगर 1/√3 है तो सेक थीटा का मान बताइए। देखो दिया ये गया है बच्चों कि कॉट थीटा जो है ना वो 1/√3 है, तो हमसे पूछा गया कि सेक थीटा का मान बताइए, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। दो, बढ़िया है। अच्छा इसको निकालने का 3-4 तरीका है। क्या तरीका, देखो कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे लंब,
ठीक ना। तो ये आधार हो जाएगा 1, लंब हो जाएगा √3। तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो 3 प्लस आधार का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 1। मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 4, 4 का वर्गमूल होता है 2। अब सेक थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया है 2, आधार कितना है तो 1, 2/1 को आप केवल 2 बोल करके जा सकते हो। सबसे आसान तरीका यही है। ठीक, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि यदि a बराबर 45 है तो साइन a प्लस कॉस a का मान कितना होगा। कहा यह गया बच्चों कि a बराबर अगर 45 डिग्री है तो आप मुझे बताएं कि साइन a प्लस का कॉस a का मान कितना होगा, बताइए कितना होगा। देखो बच्चों, तो हम यहां पे 45 रख देते हैं ना, तो साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 2 पीस 1/√2 है ना। बिल्कुल, अब ये √2 से 2 कटेगा √2 बार में, तो आंसर कितना आएगा बच्चों √2। आपको जैसे सॉल्व करना है कर लो यार, आंसर तो यही आना है √2। कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिया है इस सवाल का, कुछ बच्चों ने दिया है गलत जवाब, थोड़ा सा ध्यान से बच्चे। बढ़िया। अच्छा, इस समझ आया। अगर कोई बच्चा समझने से रह जाता है, उसे नहीं समझ आता है, तो वो दोबारा पूछ सकता है, घबराने की कोई बात नहीं और ना ही शर्माने की कोई बात है। यहां पे आप सीखने के लिए आए हो, है ना, सिखाने थोड़े ना आए हो। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, प्रश्न है कि 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा बराबर कितना। ऐसा है बच्चों कि 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2, देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बताइए। 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। हाँ, तो देखो बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे कि साइन अल्फा बराबर कितना, तो 2/2 है ना। अब ये से ये कट गया, तो साइन अल्फा बराबर कितना बचा बच्चों, 1 बचा। अब आप इसको क्या लिखोगे, साइन अल्फा, 1 कितना डिग्री बराबर होता है साइन, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। अब देखो ये साइन से साइन कट जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना बचेगा, 90 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही, कुछ नहीं, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, 1-2 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो। सही है बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि tan 21 डिग्री और cot 69 डिग्री। देखो बच्चों, दिया हुआ है कि tan 21 डिग्री और बटे का cot 69 डिग्री, इसका मान कितना होगा। मैंने कहा है कि ऐसे प्रश्नों का मान हमेशा से 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, प्रश्न है कि ABC और QRP दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। देखो जो लिखा हुआ है ना, मैं वो लिख देता हूं पहले बढ़िया से। कहते हैं कि ABC और QRP, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज QRP के। बढ़िया। अब क्या है जी, तो दिया ये गया है कि ABC बटे QRP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP, ये R है बच्चों, इज इक्वल टू कितना है जी, तो ये है 9/24, 9/4 है। चलो बढ़िया है। आगे लिखा हुआ है कि AB बराबर 18 तथा BC बराबर 15 है, तो आप बताएं कि PR बराबर कितना है। AB बराबर 18, BC बराबर 15, तो आपने बताना है क्या, क्या बताना है, PR बराबर कितना होगा। बताओ, बताओ कितना बच्चा बता देगा। ये बढ़िया सवाल है। 15 पक्का।
देखो बच्चों, जहां तक मुझे याद है मैंने ये थ्योरम अभी तक करवाया नहीं है, है ना, थ्योरम करवा दूंगा। तो ऐसा होता है बच्चों कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इनके वर्गों के अनुपात के बराबर है बच्चों। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3/2 का स्क्वायर। मतलब ऊपर वाला भुजा 3 है तो नीचे वाला भुजा कितना रहेगा, 2 रहेगा। ऐसा है, ठीक। अच्छा, तो ये कौन ए बी सी जो है वो क्यू आर पी के समरूप है। यानी ए बी बटे क्यू आर करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। उसी तरीके से बी सी, अंतिम का 2 उठाए हैं ना, तो यहां अंतिम का 2 उठाओ, आर पी ये करेंगे तो ये भी 3/2 आएगा। कहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं कि ए, तो ये भी कितना आएगा, 3/2 आएगा। अब जो दिया गया है वो देख लो, दिया हुआ है कि ए बी और बी सी, ओके, तो पी आर पूछा गया या आर पी पूछा गया। अच्छा बच्चों, ये है कि बी सी बराबर, देखो बी सी बटे का आर पी जो है या पी आर जो है वो कितना है, 3/2 है। यानी कि जब BC 3 होता है तो RP 2 होता है, ठीक। तो अगर BC 15 है, अगर ये 15 है तो ये कितना होगा बताओ। अगर BC जो है वो 15 है तो RP कितना होगा, 3 और 2 का अनुपात है तो 10। कितना होगा बच्चों, 10 होगा, है ना। मतलब ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से 1.5 गुना ज्यादा होता है। तो अगर ऊपर वाला 15 हो जाए तो हम नीचे में कौन सा संख्या दे कि ऊपर वाला उससे 1.5 गुना ज्यादा रहे, तो नीचे 10 देना पड़ेगा। और नीचे वाले का मान पी आर है, ऊपर वाले का मान BC है। तो BC बराबर अगर 15 होगा तो नीचे वाला कितना होना पड़ेगा, उसको 10 होना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, रुक गया था फिर से, ओके कोई बात नहीं। तो आंसर समझ में आ गया, कितना होगा 10। ऑप्शन है 20/3, 10, 8 और 12। जी हां बिल्कुल सही, हमारा आंसर होगा बच्चों 10। क्लियर, बढ़िया। अब आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लो अगर समझ आ रहा है तो, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लो। मतलब अभी तक हमने जितने भी प्रश्न लगाए, अभी तक हमने तकरीबन 31 प्रश्न लगा दिया। उसमें पहला प्रश्न था जिसमें थोड़ा सा समझने के लिए था, वरना सारे के सारे ऐसे ही थे। तो देखिए बच्चे, 31 प्रश्न तक तो आपका पेन ही नहीं रुकेगा, ये रंगे जा रहे हैं, गोल 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 मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब आपको 50 ही करने हैं यार। तो 31 में अगर आप 30 कर रहे हो तो 50 करने के लिए कितना सवाल चाहिए। मुझे लगता है कि बस 52 सवाल अगर रहे तो आप 50 ठोक डालोगे। अब तुम लोग कहते हो कि सर 100 नहीं रहेगा, 100 नालायकों के लिए है, होशियारों के लिए 60 ही काफी है। हाँ, वो तो 60 में ही मारेगा 50 पूरा का पूरा। और जो नालायक है उनके लिए 200 डाल दीजिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 200 में भी उसको नहीं दिखेगा कि कौन आ रहा है ना। हाँ, अब बाकी लोगों को वीडियो बनाना होता है, वो वीडियो बनाने में लग जाते हैं कि लो एगो टॉपिक मिल गया। तुम लोगों को इतना गुमराह किया जाता है कि मैं क्या कहूं। जितना रहे ना भाई, हम पढ़ के जा रहे हैं, हम ठोक डालेंगे सबको। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है PQR, और कहा यह गया है बच्चों कि इसमें PR का जो स्क्वायर है वो PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर है। तो आपसे ये पूछा, हाँ जी, तो आपसे ये पूछा गया है बच्चों कि कोण Q का मान कितना है। नहीं रुकेगा, एक मैसेज आ गया था उसी की वजह से रुक गया था, अब ठीक चलेगा। कितना होगा, 90 डिग्री यार, है ना। और कोई आंसर हो ही नहीं सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता कि कौन कितना डिग्री बैठ रहा है। यहां पे पाइथागोरस लग रहा है ना, पाइथागोरस है तो मतलब जरूर समकोण रहा होगा, तो वही समकोण वाला पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। लेकिन हमें तो करके दिखाना है, तो करके दिखाते हैं ना। एक पी क्यू आर त्रिभुज बनाओ। तो सबसे पहले तो एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज बनाओ। 90 वाला क्यों? क्योंकि पाइथागोरस लग रहा है तो जरूर 90 रहा होगा। तो ये रहा। अब हमें क्या करना है? देखो पी आर का जो स्क्वायर है, यानी ये वाला जो भुजा है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ना। पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो उसके सामने का कोण 90 डिग्री होगा या समकोण होगा। पाइथागोरस का विलोम। तो ये रहा उसके सामने का कोण 90 डिग्री, यानी ये वाला पी आर होना चाहिए। तो ये हो गया पी और ये हो गया आर। तो क्यू कहां पर लिखाएगा? यही ना जगह बचा। तो देखो क्यू कितना डिग्री बैठा? 90 डिग्री। ठीक, तो पाइथागोरस के विलोम से हमने इसे बना दिया। रट के नहीं जाना है बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने। पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है। ओके, चलो मिटा दो इसे। एक प्रश्न है बच्चों, उसको ना मैं अभी कम्युनिटी पे डालूंगा फोटो खींच करके। देखता हूं कि कितने बच्चे कर करके देते हो। नहीं दे पाओगे तो हम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, उसका मैं फोटो खींच करके दूंगा। ठीक, या तो व्हाट्सएप पे लगा के दूंगा। कितने बच्चे मुझे सॉल्व करके भेजते हैं वो देखता हूं। अच्छा, एबीसी त्रिभुज में बिंदु डी और ई क्रमशः बिंदुओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ठीक ना। तो कहता है ए डी बटे डी बी बराबर 4/5 है। ए डी बटे डी बी, देखो ए डी बटे डी बी बराबर 4/5 है। और कहां चला गया? ए सी बराबर 18 है तो ए ई बराबर कितना होगा? ए सी बराबर 18 है तो ए ई बराबर कितना होगा? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम कर देता हूं। कहता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें डी जो है वो ए बी पर है और ई जो है वो ए सी पर है। और इन दो बिंदु ऐसे हैं कि जब हम इनको मिलाते हैं ना तो ये और ये दोनों समांतर हो जाता है। तो यहां पर थेल्स लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? थेल्स लगेगा। तो देखो दिया हुआ ए डी डी बी, ए से डी 4 है तो ये से ये कितना है? 5 है ना बच्चों। तो और ए सी कितना दिया हुआ है बच्चों? ये पूरा दिया हुआ है 18। तो ए ई बराबर, ए ई बराबर कितना होगा ये पूछा गया है। तो कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? हम्म, कितना बच्चा कर पाएगा? एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो बच्चों, यहां ध्यान से सुनना। ये पूरा दिया हुआ है, ठीक। और हमसे पूछता क्या है? हमसे पूछता है कि अच्छा ए, इसके बारे में पूछता है। तो हम ऐसा करेंगे ना कि पूरा बटे ये। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है कि ये बटे का ये, ए डी बटे का डी बी बराबर होता है ए ई बटे का ईसी। ये है मेन पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इसी में थोड़ा सा हेर फेर करोगे ना, छेड़छाड़ करोगे तो आएगा ए डी बटे का पूरा ए बी। तो इधर भी आएगा ए ई बटे का पूरा ए सी।
और अगर थोड़ा सा और हेर फेर करोगे तो क्या आएगा, आएगा ए डी, नहीं ए डी नहीं, ये तो हो ही गया, ये डी बी और बटे का पूरा। क्या आएगा बच्चों, डी बी और बटे का पूरा ए बी। तो यहां आएगा ई सी और बटे का पूरा ए सी। ये सब पाइथागोरस का क्या है, व्युत्पन्न है। ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब देखो तो यहां पर हम कौन सा लें, तो देखो हमें पूरा दिया हुआ है, ये पूरा मान दिया हुआ है और ये ऊपर वाला पूछ रहा है, तो पूरा और ऊपर वाला में संबंध कौन सा है, जरा देखो तो। पूरा कौन है, ए ई बटे का ए सी, ए ई बटे का ए सी, यानी कि ये वाला। ठीक है ना बच्चों, ये लगाएंगे कि ए ई बटे का ए सी, तो उससे पहले क्या है, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे का ए बी। ये वाला फॉर्मूला लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि ए ई पूछा गया है और ए सी दिया हुआ है ना, तो वही तो हम लगा सकते हैं। अब यहां पर आते हैं, ए डी का मान 4 है, 4 लिख दिया। ए बी का मान, ए से बी, तो देखो ये 4 है और ये 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9, बराबर ए ई का मान, तो ये पूछा गया है, और ए सी का मान कितना है बच्चों, तो 18 है, तो ये से ये 2 बार में चला जाएगा, तो x और 4 दूनी कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 8, तो ये कितना हो जाएगा 10, टोटल 18 है ना। अब देख लो 4 बटे कितना हो जाएगा 5, इसको भी देखोगे तो भी 4 बटे कितना रहेगा 5, हो गया, दोनों बराबर समान अनुपात में। यही ना बोलता है पाइथागोरस, ये थेल्स यही ना बोलता है कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये होना चाहिए, तो ये बटे ये 4 बटे 5 है, तो ये बटे ये कितना हो जाएगा 8 बटे 10 को आप क्या लिखोगे 4 बटे 5 लिखोगे। क्लियर, बढ़िया है, मिटा दो इसे। तो ये थेल्स से संबंधित एक प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में, पक्का मिलेगा। अब आपको देखना है कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि एक ही बार में बन जाए। अच्छा, ये फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, थेल्स का जो रिजल्ट है ना उसी में कभी एक जोड़ दो, एक बार उसको पलट करके एक जोड़ दो, ये सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। चलो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो बच्चों 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, बताओ। छुट्टी बच्चों बस 10 मिनट में दे दूंगा, जल्दी बताओ। विशाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और भी एक बच्चे ने जवाब, जीनियस है सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तन्मय शुक्ला, शिवराज नहीं, ये सहबाज है, सहबाज अली सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। और कौन है, राधा सही जवाब दे रही है, गुड। 12 यार, देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये एक वृत्त है, इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक स्पर्श रेखा ऐसे है तो दूसरा उसके ठीक समांतर है, तो इसके समांतर ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों यहां से यहां देखो ये 6 हो जाएगा, तो यहां से यहां भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 12, ये तो सोचने वाली बात थी। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है कि किसी बाह्य बिंदु से अगर हम एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बताओ बच्चों। तो किसी बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक, हाँ, अनंत नहीं, 2, ये रहा वृत्त, ये रहा बाह्य बिंदु, एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, इसके अलावा और कोई स्पर्श रेखा आप खींच ही नहीं सकते, यही 2 स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो, ठीक, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों, दी गई आकृति में ए ओ बी बराबर 30 है तो ए पी बी, अच्छा ए ओ बी बराबर 130। चलो मैं बनाता हूं ये डायग्राम, चलो यही डायग्राम से काम चल जाएगा। ए है, बी है, पी है, ए है, बी है, पी है, ओ है, ठीक। कहा क्या है हमसे, ए ओ बी बराबर 130, ए ओ
बी बराबर 130, तो हमसे पूछता है ए पी बी, ए पी बी, ए ओ बी, ए ओ बी 130 है, तो ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी ये वाला बच्चों, ये और ये जोड़ करके कितना डिग्री होगा? 180 होगा, है ना? हाँ गुड। तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये अगर 130 है तो ये 50 हो जाएगा आंसर। सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 50। ठीक, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने। प्रश्न ये है कि दी गई आकृति टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं। अच्छा देखो बच्चों, अब बड़ा रायता सा फैला दिया है। ये एक वृत्त है, ठीक, जिसका केंद्र यहां पर दिया हुआ है, तो डायग्राम ही बनाते बनाते तबीयत खराब हो जाएगा। और यहां पर एक बिंदु है, थोड़ा दूर बनाए क्या? यहां पर एक बिंदु है, ठीक ना? यहां से एक स्पर्श रेखा थोड़ा पास में ही रखा गया है। यहां से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं इस पर तो ऐसे जाएगा, और यहां से खींचते हैं तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना? ऐसे जाएगा। दो स्पर्श रेखा है, इसका नाम है ओ, बढ़िया से बच्चों, इसका नाम है टी। अच्छा, जहां पर ये टच हुआ है उसको ऐसे मिलाया, जहां पर ये टच हुआ है उसको मिलाया, इन दोनों को ऐसे मिला दिया, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दिया। देख रहे हो कैसा रायता जैसा फैला दिया, ऐसे मिला दिया। और हमसे कहा है कि पी टी क्यू, पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री। क्या है बच्चों, कहां चला गया रे? तो ओ पी क्यू कितना होगा? हाँ कोई बात नहीं नीतीश, कोई बात नहीं। चलो देखो क्या हो जाएगा, पी टी क्यू कहां पे है? अच्छा तो ये तो मैंने ऊपर किया ही नहीं। ये क्या है? पी है और क्यू है। ये पी है और ये क्यू है। आपस में बातें ना करो भाई, कोई अगर कुछ बोलता है ना तो उसको मेरे ऊपर भी कभी कभी छोड़ दिया करो, अपने स्तर से डील मत करो, ठीक ना? हाँ, पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाले के बारे में कहा। हाँ, पी टी क्यू मात्र 50 डिग्री, पागल पागल है क्या? ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू ये वाला कोण कितना होगा बताओ? क्या ये पी टी क्यू ये पूरा 50 डिग्री है? चलो बढ़िया है। तो हमसे पूछा है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू कितना डिग्री होगा? नहीं पढ़े हो तो मैं पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है? देखो ओ पी क्यू ये पूछा है, तो ये कैसे बनेगा बच्चों? तो देखो ये वाला अगर 50 है तो ये वाला कितना रहा होगा? 130 रहा होगा, रहा होगा ना? हाँ कोई दिक्कत? ये अगर 50 है तो ये 130 रहा होगा। अच्छा अब देखो एक त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा? पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। अच्छा पी क्यू ओ में अगर मैं इसको केवल पी लिखता हूं, इसको ओ लिखता हूं, इसको क्यू लिखता हूं, तो मैं कहता हूं कि कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या डिग्री आएगा? 180 डिग्री। अच्छा पी कितना है? तो पी हम नहीं जानते हैं तो इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स हो गया।
अच्छा तो क्यू कितना है? तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। बोलिए ये कहाँ से लेके चले आए भाई? अभी बताते हैं। देखो ये जो है ना, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो किसी वृत्त में अगर दो भुजा समान होता है तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है। तो जितना डिग्री ये है उतना ही डिग्री ये है। तो इसको x माना तो ये भी x हो जाएगा। और O के बारे में हम जानते हैं कि ये 150 डिग्री है, बराबर कितना 180। तो बच्चों x और x मिला करके कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और ये 150 जा करके 180 में से घटेगा तो 30 बचेगा। ये से ये कट जाएगा, ठीक है ना, 15 बार में। तो x बराबर कितना डिग्री आया? 15 डिग्री। जरा ऑप्शन देखने दो तो। ऑप्शन में है बच्चों 30 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री। अमा यार 15 तो है ही नहीं, 15 तो है ही नहीं भाई। हाँ अच्छा x ये 130 है ना, तो मैंने 150 कहां से लिख दिया? आई एम सो सॉरी। O का मान 130 है बच्चों। तो ये 130 इधर जाकर के घटेगा तो इधर 50 बचेगा, और 50 है तो ये कटेगा तो 25 बचेगा। हाँ अब ठीक है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक। सही है, कर दिया। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। ये सारे प्रश्न मैं करवाऊंगा, वृत्त अभी तक करवाया नहीं है, करवा दूंगा। मिटा दूं इसे? आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें और इसको एक बार खुद से करने की कोशिश करें, ठीक। ये एक नंबर में इतना मेहनत करवाया है, देख रहे हो। चलिए बढ़िया है। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? मतलब कि बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? कितने स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं जो दोनों के लिए स्पर्श रेखा का काम करे? बहुत अच्छे, लगभग सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, लेकिन कुछ बच्चे गलत जवाब भी दे रहे हैं। तो मैं उनको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि ये एक वृत्त है बच्चों, ये एक और वृत्त है। बड़ा छोटा रहे तब भी, बराबर रहे तब भी सेम ही कहानी होगा, ठीक। तो एक स्पर्श रेखा हमने ये खींचा, ये दोनों के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रहा है, चला गया दोनों को टच करते हुए। एक स्पर्श रेखा हमने ये खींचा, दोनों के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। एक स्पर्श रेखा ये खींचा, ये भी दोनों के लिए स्पर्श रेखा है। तो टोटल कितना? तीनों है ना, ओके। और अगर स्पर्श ना करे तो कितना खींच सकते हैं? अगर स्पर्श ना करे तो इसको मिटा दूं, आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं। हाँ, अगर स्पर्श ना करे, ये दो अलग अलग ये रहे, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, तब कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो जो दोनों के लिए रहे? एक ऐसा स्पर्श रेखा जो दोनों के लिए रहे, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? क्या बात है, बढ़िया। हाँ ठीक है, बढ़िया है। एक है विशाल और एक है संतोष और एक है सहबाज और एक विक्रम और एक तन्मय। इन सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, बाकी सब ने गलत जवाब दिया। फर्क नालायक, 4 होगा, 0 बोल रहा है। देखो एक तो स्पर्श रेखा ये दोनों के लिए है कि नहीं? अब आप कहोगे सर लाइन टेढ़ा कर दिया, तो तू खींच ही ऐसा जो दोनों के लिए जाए, ठीक। ऐसा खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? स्केल रख करके खींच दो। एक ये हो गया, 2 हो गया। एक स्पर्श रेखा ये है, ऐसा स्पर्श रेखा आपको मिलेगा जो उसको वहां टच किया और इसको यहां टच किया, 3 हो गया। एक स्पर्श रेखा आपको ये मिलेगा, ऐसे 4 हो गया। तो कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 4 खींच सकते हैं, ठीक। और वृत्त के अंदर से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त पे, एक वृत्त के अंदर से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 0 है ना, एक भी नहीं। वृत्त के अंदर से अगर एक बच्चा बोलता है सिर्फ एक,
लो ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक बिंदु है, खींचो स्पर्श रेखा। यहां से जो भी रेखा निकालोगे ना वो वृत्त को छेद करके निकल जाएगा, और जो छेद करके निकल जाए वो स्पर्श रेखा नहीं कहलाता। ठीक है ना बच्चों? तो एक भी स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते। करके देखेंगे ना, रट के थोड़े जाएंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने तकरीबन 40 नहीं 39 सवाल, चलो 40 कर ही देते हैं, 40 कर देते हैं बच्चों। देखो एक त्रिभुज है, और त्रिभुज नहीं एक वृत्त है, मिटा देता हूं इसे। वृत्त से तो अच्छा खासा प्रश्न पूछा था यार पिछली बार। वाह, वृत्त करवाना पड़ेगा, इसका मतलब करवा देंगे। ये एक वृत्त है, ये हो गया, ये हो गया, ये ओ है, ये ए है, और ये बी है। क्या कहता है? कहता है कि ए ओ बी बराबर 40, तो ओ ए बी ये 40 है, तो ओ ए बी ये वाला कौन बताना है? ये कौन कितना है बता दोगे बच्चों? कैसे होगा? तो देखो ये वृत्त का त्रिज्या है, ये भी वृत्त का त्रिज्या है, दोनों बराबर है, ये एक त्रिभुज बन गया है बच्चों। तो देखो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर रहें तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ये है, एक्स मान लिया, तो ये भी एक्स ही होगा। तो देखो ये तो वही बात हो गई ना, अभी तो किया है एक्स प्लस 40, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये हो जाएगा 2x, और ये 40 जाकर के घटेगा तो 140 बचेगा, ये से ये गया 70 बार में, तो x इज इक्वल टू कितना डिग्री? 70 डिग्री, यानी ये वाला कौन 70 है। ठीक, तो कैसा लगा आज का ये क्लास? हम लोगों ने 40 प्रश्न किए, और मुझे लगता है कि 3 प्रश्न ऐसा मिला होगा जो कि आपने मतलब थोड़ा दिक्कतों का सामना किया होगा, वरना सारे सवाल कर दिए हैं आप लोगों ने। तो आप देख लो कि तैयारी आपकी कैसी है। अगर आज आपको उतार दिया जाए मैदान में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग थोड़ा पीछे रहोगे, मार दोगे, एकदम 100 मारोगे। ठीक है बच्चों? चलिए, तो अब आप एक काम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, और जो एसआर एडुटेक है उसको भी, टेक नहीं एडू हब है, उसको भी आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो बच्चों। आज उस पर एक वीडियो देता हूँ अभी, ठीक है ना? धन्यवाद आप सभी का।